स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। वे छेड़ने आते हैं, लेकिन अब मैं उनसे नहीं डरूंगी। वो धमकाने आते हैं, लेकिन अब मैं उनका सामना करूंगी। हिचक की जंजीरों से बंधी थी मैंने बेड़ियां तोड़ दी हैं, अपने सिले हुए होठ खोल दिए हैं। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, दौड़कर पकड़ भी सकती हूँ जो टेढ़ी निगाहों से देखेगा मुझे। हाँ, मैं वो स्त्री नहीं हूँ जो तुम अब तक समझते आए थे मुझे। हाँ, मैं सीधे देख सकती हूँ तुम्हारी आंखों में। स्त्री शक्ति के इस एपिसोड में मैं श्रुति उल्फत आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम करती स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। देश के बहुत सारे हिस्सों में रेड लाइट एरिया के नाम से मशहूर इलाकों को समाज का शरीफ तबका बदनाम बस्ती के रूप में पहचानता है। लेकिन उन बच्चों का क्या दोष है जो वहां पैदा होते हैं? बदनाम बस्ती का होने के कारण वे निर्दोष बच्चे जीवन की मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर दूसरों के साथ चल नहीं पाते, खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। कई गैर सरकारी संस्थाएं वहां के बच्चों के पुनर्वास के लिए काम करते हैं, लेकिन एक आवाज जो उनके बीच से उठी है, वो आवाज बहुत बुलंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीमा खातून की। नसीमा खातून ने एक परचम बनाया है, आवाज बुलंद की, और अपने साथ साथ अपनी तरह की दूसरी लड़कियों को समाज में सम्मान दिलवाया और सर उठाकर चलना सिखाया। नसीमा आज स्त्री शक्ति की बेहतरीन मिसाल है। तो दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए नसीमा खातून का। नसीमा, आपका स्वागत है स्त्री शक्ति के मंच पर। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो आप सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। मेरी जहाँ जन्म हुआ वो बिहार का एक छोटा सा कस्बा है चतुर्भुज स्थान। चतुर्भुज स्थान पूरा रेड लाइट एरिया है, लेकिन उसमें जो हिस्से बटे हैं उसमें लालटेन पट्टी ओपन सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाता है। मतलब वहाँ डायरेक्ट सेक्स वर्क की बात होती है जी। जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस गली में। बचपन में आपको किस समय पता चला कि आप जिस बस्ती में रहती हैं वो इस किस्म की बस्ती है? देखिए, पहले तो बहुत छोटी थी तो ज़्यादा ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन कराने की बात हुई, स्कूल में एडमिशन कराते समय अब्बा ने एक ही बात कहा था कि कभी भी अपने बारे में ये मत बताना कि ये हमारा घर है। और उन्होंने एड्रेस में भी गलत एड्रेस दिया था, मेरा ही नहीं, मेरे साथ मेरी जितनी सहेलियां थी उन सब का। तो छोटे क्लास में थे, जब तक स्कूल जाते थे आते थे गाड़ी से, साइकिल से, वो रिक्शे से, तब तो वो आके ले जाते थे। लेकिन जब बड़े हुए, थोड़े ऊपर क्लास में 7वीं क्लास में गई, तब तो सहेलियों की झुंड से निकलते थे ना, छुट्टी हुआ तो एक साथ काफी सारी लड़कियों से दोस्ती। तो रोज एक झूठ बस्ते में लेके जाती है, रोज एक झूठ बोल के आती। मेरी सहेलियां बोलती, हम कभी बोलते इधर से चलते हैं शॉर्टकट, अब मेरे घर तरफ से चलते हैं, क्योंकि वो मेन मार्केट में है, चतुर्भुज स्थान मेन मार्केट में है। तो जब मैं उनको बोलती कि उधर से चलते हैं तो मेरी सहेलियां बोलती नहीं, उधर से नहीं जाएंगे। मैं, क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे पापा बोलते उधर लड़कियां जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं। तो मैं बोलती यार मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन आपने बताया तो नहीं, नहीं। कि आप वहाँ रहती नहीं, हैं। बताने की हिम्मत ही नहीं थी कि अगर बताती तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, शायद वो दोस्त आपकी दोस्त न रहती। हाँ हाँ जी। और कभी मतलब ना चाह के भी मैं आंख भरी आता है
मतलब मैंने कभी नहीं कहा, किसी फेस्टिवल में भी किसी को नहीं बुलाती। आज मैं कितनी भी ज्यादा बोल्ड हो गई हूँ, लेकिन फिर भी जब ये बात बोलती हूँ तो पता नहीं कहाँ से ये आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बोलते बोलते मतलब आदत सी पड़ जाती है तो आंसू खत्म हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बोलती भी तो हूँ, हंसती भी हूँ, फिर बाद में खुद जब देखती हूँ तो बोलती हूँ यार मैं रोई क्यों। मेरे बस एक ही पीड़ा थी कि मैं कभी अपनी सहेलियों को त्योहारों पे घर नहीं बुलाई, क्योंकि बुलाती कैसे, होली हो या दिवाली हो तो मैं उनके यहाँ भी नहीं जाती। फेस्टिवल सेलिब्रेशन किसको कहते हैं हमने जाना ही नहीं। हाँ, हम अपने बस्ती में अपने मोहल्ले में किए एक दूसरे के घर जाकर, लेकिन झूठ के साथ एक जो बचपन बीता है ना वो बहुत कठोर रहा है। वो एक बार बार दिमाग में एक सवाल छोड़ता कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ऐसा जैसे वो लड़कियां करती हैं। और मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं देता था, क्योंकि वहां आने के बाद कोई ये पूछने वाला नहीं था कि हाँ स्कूल में आज हुआ क्या, आज मैम ने क्या कहा। आज मेरा एक बेटा है, मैं उससे रोज पूछती हूँ आज मैम ने क्या कराया दक्ष, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी नहीं पूछा, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। पहली बार स्कूल में जब अपने आप के बारे में खुल के नहीं बताते हैं, जब आप कहीं जाते हैं और अपने बारे में आप खुल के नहीं बताते, मतलब अपनी पहचान छुपाने की जो दिक्कत है ना वो सबके साथ है। मतलब मैं अब फील करती हूँ, अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं और आज उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाते, लेकिन वो शर्म आता है। मैं बोलती हूँ यार आप मेरे से ज्यादा तो शर्मीले नहीं हो सकते। मैं तो आज गर्व से कहती हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे गर्व है कि उस माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उस माँ ने मेरी परवरिश की, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस बस्ती में पैदा ली। अगर नहीं ली होती तो शायद मेरी जैसी कितनी नसीमा है जो सबके आसपास होती है, मगर किसी को समय नहीं है। आप बहुत बहादुर हैं। नहीं अरे आप सॉरी मत बोलिए, आप बहुत बहादुर हैं। आइए, आप सबको फिल्मों में बोलते हैं ना प्यार की झप्पी लेते हैं एक दूसरे को। थैंक यू। आप वाकई में बहुत बहादुर हैं। और प्लीज रोना बंद कीजिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। मुझे इस बात को बताने में अब दुख नहीं होता, अब तकलीफ नहीं होती, पहले बल्कि एक आराम सा महसूस होता है। मुझे ये परवाह नहीं है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं बस एक ही चीज जानती हूँ लाइफ में, जब मैंने झूठ बोलना शुरू किया तो शुरुआत ही झूठ से थी, तो सच की लड़ाई तो लड़नी ही थी। तो परिवार में कौन कौन था? दादी थी? मेरा परिवार में हम 5 भाई बहन हैं, और मम्मी पापा और दादी, मेरी 7 दादियाँ थीं। अब एक दादी है जिसको मैं मम्मी बोलती हूँ, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो 8 साल में छोड़ के चली गई। लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, जो मेरी 7 दादियाँ थीं या जो दादी हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार। तो आपके माँ बाप ने कभी वहाँ से आपको निकालने की कोशिश नहीं करी? नहीं, ऐसा तो वहाँ कोई भी माँ बाप नहीं सोचता, तो मेरे माँ बाप भी कोई अलग नहीं थे। नहीं, हाँ, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बात छुपाओ। नहीं, अगर उनको हमारी परवाह होती तो पहली बात कि 8 साल की उम्र में कोई भी अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाता। तो हम बिल्कुल ऐसे स्थिति में थे कि हमारा कोई नहीं है सिवाय उस दादी के। दादी ने फाइट किया, मतलब काफी बूढ़ी हैं, अब तो 65 की हो गई, लेकिन उस वक्त भी वो काफी फाइट की। हमारे इलाके में क्या है कि आपको कर्ज कोई भी दे देगा अगर आपके पास जवान बेटी है तो, लेकिन तब तक नहीं देगा जब तक आपकी बेटी इस प्रोफेशन में नहीं है। तब तक तो आप भूखे मरो, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मेरी दादी ने डेयर किया हमें पालने में। वो चाहती, मेरी सगी नहीं थी वो,
मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, मेरी मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए, तो वो चाहती तो वो कर सकती थी। उनके बुढ़ापे के बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटियों को इसलिए प्रोफेशन में लाते कि हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, लेकिन उसने ये नहीं देखा। वो बस एक ही बात कहती थी कि जिस दर्द से मैं गुजर के अपने आप को ये किया है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई और है। तो दादी का ही मेन वो रहा, मतलब फोर्स कि नहीं, इस प्रोफेशन में नहीं जाना है। नसीमा के पिता और चतुर्भुज स्थान के कई लोग चाहते थे कि नसीमा उस धंधे में जाए जो वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन नसीमा की दादी हमेशा मुश्किल वक्त में ढाल की तरह खड़ी रहकर उसका बचाव करती थी। नसीमा जी से हम और बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। हम बात कर रहे हैं नसीमा से कि कैसे उनकी दादी ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया। नसीमा, आपने बोला कि वो एक फोर्स थी जो हमारे साथ थी, तो किस तरह उन्होंने आपका साथ दिया हमेशा? दादी बिल्कुल ख्याल रखती थी। तो पर ऐसी स्थिति थी कि 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, मतलब खाने को नहीं है, मगर हम किसी को नहीं कहते थे। हमारे इलाके में क्या है कि इलाके में क्या, मैं अभी हर जगह देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि हम मजबूर हैं इसलिए ये काम की है, लेकिन हमने नहीं किया। ऑप्शन था हमारे पास, वो सिचुएशन था। ऐसी भी नहीं थी कि देखने में बूढ़ी हूं और इस प्रोफेशन में और चाहिए क्या, लेकिन मैं चाहती तो कंप्रोमाइज कर सकती थी। बहुत सारी लड़कियां मेरी उम्र की कंप्रोमाइज की, लेकिन मम्मी जब तक नहीं गई थी तब तक हम एक ही बात बोलते थे कि मेरे अब्बा जहां शादी करेंगे ना, मेरी मम्मी जहां शादी देगी हम वहीं करेंगे। लेकिन जब मम्मी छोड़ के चली गई, हम लोगों को पीछे मुड़ के भी नहीं देखी, तब मैंने एक बात उस दिन ही कही थी, छोटी थी फिर भी कही कि आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगी, इनकी मर्जी से तो नहीं करूंगी, और इस इलाके में तो नहीं करूंगी, चाहे जो। नसीमा, दादी जो थी वो आपको पालने के लिए, आपके भाई बहनों को पालने के लिए काम करती थी, लेकिन आपने कभी ऐसे सोचा कि मुझे भी जिम्मा उठाना चाहिए, मुझे भी कभी काम करना चाहिए? 1995 में हमारे इलाके में एक ऑपरेशन उजाला करके पहली महिला जिला अधिकारी थी, वो राजवाला वर्मा, आज जहाँ भी है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। उन्होंने एक ऑपरेशन उजाला चलाया था। नो, कोई रेड नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मली वो आके ऐसे बैठ जाती जमीन में, जबकि डीएम थी। डीएम छोड़ दीजिए, एक हवलदार भी हमारे इलाके से गुजर जाए ना तो सन्नाटा हो जाए पूरा इलाका, ऐसा खौफ था। तो वो पहली जिला पदाधिकारी थी और उन्होंने जब कैंपेन शुरू किया तो काफी सारी योजना, ट्राइसन योजना के तहत चलाया गया, जिसमें क्रोशिया, बिंदी, लहटी, एप्लिक का काम और स्वास्थ्य केंद्र। पहली बार हमारे इलाके में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाएंगे, हाँ जी, तो आपको यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा। मतलब स्वास्थ्य के HIV प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे आपको, लेकिन जो एक नॉर्मल हेल्थ की बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, मेडिकल चेकअप कि आप मेडिकल चेकअप, आपको सर्दी जुकाम भी तो हो सकता है, नहीं। जब इस इलाके की बात होती है तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य की बात सोचती हूँ कि वो सिर्फ HIV एड्स की बात सोचते हैं, और प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आता है इसमें, कि बच्चे भी तो हैं, वो भी तो बीमार पड़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो बच्चे भी HIV पॉजिटिव ही हो। तो पहली महिला थी जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एक स्वास्थ्य केंद्र रेड क्रॉस की तरफ से खोला गया। तो एक नई ऊर्जा थी और लोगों को, बड़ी महिलाओं को बहुत जागरूकता हुई। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोगों ने सोचा कि अरे कुछ नहीं तो हुनर तो सीख जाएगी ना, तो शादी करेंगे तो कम से कम लड़के वाले को दिखा सकते हैं, देखो ये बना सकती है, ये कर सकती है, कुशन बनाया तो है। मेरी मम्मी क्रोशिया का काम बहुत अच्छा जानती थी, तो चूंकि मदर को आता था तो ये हमारे पास गॉड गिफ्ट था, तो आता था। तो बहुत सारी चीजें जो डिजाइन वो लेकर आते थे मैं उतार देती थी उसको और लड़कियों को बताना शुरू करती थी। तो वो जब भी आती विजिट के लिए, तो वो जो हमारे सेंटर के जो मेन हेड सर थे उनके साथ एक कुर्सी अलग से लगाती और मुझे बोलती बैठो। तो मैं तो बैठती नहीं, और क्योंकि मैं जानती थी बैठूंगी तो फिर मीडिया से भी बात करना पड़ेगा, सबसे बात करना पड़ेगा, लेकिन वो कहती थी नहीं नसीमा बैठो, और वो मुझे डिजाइन समझाती।
लेकिन ये बात मेरे इलाके में लोगों को भाई नहीं। उनको बस यही कहना था कि ये गलत रास्ता है, ये बिगड़ गई है, ये लड़की, आपकी बेटी खराब हो रही है, ये गंदी लड़की हो गई है। मतलब वो ये काम को गलत मानते थे और जो वो खुद कर करते रहे हैं वो बेटर है। मतलब हाँ। समाज के से हट के जब आप काम करने की बात करोगे तो एक जो रोज आदत है खाने की, उससे अलग चीज बड़ा चुभता है ना लोगों को। तो मैं चुभने लगी थी। तो मेरे अब्बा को ये बात बहुत खटकी, क्योंकि मर्द है ना, दुकान चाय चौक चौराहे पे अगर उसकी बेटी की बात हो तो उनको लगता है कि उनकी शान। बट उस समय आपके अब्बा छोड़कर नहीं चले वापस गए आ गए थे वो। हाँ, इसीलिए बिकॉज़ हाँ, जब आप छोटे थे हाँ, तब वो चले गए थे। लेकिन किसी जिस और महिला के महिला साथ वो गए थे वो महिला का देहांत हो गया, वो तो इसीलिए वो वापस आ गए। तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि आप ऐसे हमें छोड़कर कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और अब अचानक से कैसे वापस आ गए? इतनी इजाजत नहीं थी उस वक्त और इतना कुछ सोचा भी नहीं था। लड़ाई किससे करती जब अपने आप से ही नहीं कह पाती थी कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। उस वक्त इतनी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैं पापा से लड़की ठाकर थी। तो उस वक्त जब मुझे मोहल्ले वाले लोगों ने कहा तो अब्बा ने कहा कि ये काम छोड़ना पड़ेगा। और अब्बा ने फिर मुझे फोर्सफुली वापस सीतामढ़ी ले गए, मेरे ननिहाल। तो वहां मैं, चूंकि एक बार जब राजवाला वर्मा ने हम लोगों को एक कैंप के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था सीतामढ़ी में, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भेजा था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अदिति। तो अदिति में चूंकि मैं एक्सपोजर में आई थी तो मुझे एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी थी वो मेरे लिए। तो मैं जब गांव पहुंची तो मैं बिल्कुल अपने आप को कमरे में पैक कर ली और मैंने 10 दिन तक खाना नहीं खाया। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर शहर से कोई लड़की आए और खाना ना खाए तो एक बात का बतंगर बन जाता है, चाहे वो कोई भी इलाका हो। मेरे अब्बा को लोग बोलने लगे, भाई क्या बात है, तुम्हारी बेटी ऐसे क्यों कर रही है? तो अब अब्बा क्या बोलते, अपनी तौहीन तो कोई मर्द नहीं चाहता ना। तो उन्होंने कहा कि तू क्या चाहती है बोल। मैंने कहा मुझे एक बार है ना आप अदिति ले चलो। बोले वहां क्या है? मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे मिल के आ जाऊंगी बस। और कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना वहां जाके। उन्होंने कहा ठीक है, मान गए। बोले फिर तू खाना खाएगी ना? मैंने कहा हाँ खाऊंगी। फिर आप जो कहेंगे वो मानूंगी मैंने बिना सोचे समझे उनको हामी भर दी। तो मुझे ले गए। जब हम रेसिडेंस पे पहुंचे तो वहाँ राजवाला वर्मा बैठी थी, जिनको पीछे से देख के क्या मैं उसकी परछाई देख के पहचान जाऊं। मुझे ऐसे लगा कि बस मतलब एक मोशन होता है ना कि वो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रही थी, मैं कुछ नहीं मतलब निशब्द हो गई थी उनके सामने। और वो पूछी कि तुम यहाँ कैसे? तो मैं कुछ नहीं बोली। पापा मेरे पीछे, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा मैं मद्रास से डिजाइन लेकर आई और अभी मैं यही बात कर रही थी कि वहाँ मुजफ्फरपुर में नसीमा है और वो डिजाइन बहुत अच्छा बदलती है, तो मैं उसके लिए ये डिजाइन लेकर आई हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब जब वो ये बोली चलो वापस, तो मैं रोने लगी। फिर मैंने उनको सारी बात बता दी और फिर उनको मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि नसीमा अब करना क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। मुझे कुछ ऐसा काम बताइए जो मैं यहीं रह के करूँ। तो बोले यहाँ पे ये लोग करने देंगे क्या? मैं लेकिन वो डेयर कर लूंगी, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन आप प्लीज मुझे कुछ रास्ता बताइए। तब उन्होंने मेरे पापा को कहा कि नसीमा अदिति से जुड़ेगी, हम इसको 750 रुपए देंगे प्रति महीना और प्लस ट्रैवलिंग जो भी खर्च आएगा, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। आपने अदिति को ज्वाइन किया और वहाँ पर आपने क्या काम किया? वहाँ पे मैंने प्रॉड एजुकेशन पे काम शुरू किया, जो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी। चैलेंजिंग जॉब इसलिए कि वहाँ जितनी महिलाएं थी वो मतलब सिविल सोसाइटी महिलाएं थी। कोई नहीं जानता था कि मैं रेड लाइट एरिया से आती हूँ क्या, क्योंकि वो उनके लिए एक अलग भयावा वाली बात थी। हाँ, हो सकता है वो मना कर देते। हाँ, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, अदिति के लोगों ने इस बात को छुपाया वहाँ पे और मुझे भी कहा कि नसीमा आप मत बोलिएगा। लेकिन समस्या ये थी कि मैं रोज सुबह जाती और रोज शाम को वापस आती। उस भीड़ से निकलना मेरे लिए चुनौती था, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ मेरी उम्र की लड़कियां मेकअप करके खड़ी हैं और इतने सारे कस्टमर हैं, जिसके बीच से एक लड़की निकल के ऑफिस जाए या पढ़ने जाए वो कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि उस इलाके में जानते जाते पता नहीं क्या हो जाता है लोगों का
कि उनकी वो कल्पना ही खत्म हो जाती है, वो सबको अय्यासी की नजर से ही देखते हैं। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है कि आज के डेट में किसी भी रेड लाइट एरिया में आप चले जाइए, उस जगह से गुजरने वाली हर महिलाओं पे वो कमेंट जरूर करेंगे। तो मुझे रोज वो चुनौती का सामना करना पड़ता था। तो मुझे डर होता कि कल होके वो आदमी बोल दे। तो बैंक, जो हमारे ऑफिस के संस्था का खाता था ना जहाँ, उसमें एक व्यक्ति था, मेरे स्टाफ को बोल दिया कि जो लड़की आती है ना आपके यहाँ, बोले कौन सी, वो जो नई नई अभी जुड़ी है? बोले हाँ, वो नसीमा के बारे में बोल रहे? बोले हाँ हाँ वही वही, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, बहुत गंदी लड़की है। स्टाफ ने कहा कि दीदी नसीमा के बारे में ऐसी बात कही। तो जो हमारी संस्था की हेड थी ना, बड़ी मजेदार महिला थी, उन्होंने मुझे बहुत बोल्डनेस दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उसने ऐसा कहा तो उससे एक बार जाके पूछिएगा कि अगर वो गंदी है तो ये उनको कैसे पता। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी। वो तो दूसरे दिन जाके पूछे कि भाई ठीक है, मान लिया कि वो गंदी लड़की है, तो आपको कैसे पता? बोला नहीं नहीं, मैंने तो कहीं, वो कैसे बोले कि मैं उस इलाके में उसने कहा मैंने उसको सुना है, मैंने भी। अरे तो सुनना है तो सुनते तो बहुत लोगों के बारे में यार, इसमें ध्यान मत दीजिए। वो जो मेरी संस्था की हेड थी, वो एक ही बात बोलती थी कि बेटा अगर लाइफ में कोई सबसे अच्छा दोस्त है वो होता है किताब, और दूसरा किसी भी काम को अगर हाथ में लो तो उसमें इतना अव्वल हो जाओ कि आपको लोग उस नाम से जाने। तो ये दो बात उनकी मुझे आज भी बहुत पसंद है और मैंने वही किया। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसी को आधार बनाती हूँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हर एक काम को सीखना शुरू कर दिया। ब्लॉक लेवल पे महिलाओं को ट्रेनिंग देने लिए, लेकिन पहचान नहीं थी मेरी। पहचान नहीं थी कि मैं कौन हूँ, नसीमा कौन है। एक पर्दे के पीछे थी नसीमा, जो मुझे हमेशा कचोटता था, खटकता था। हमेशा इस बात से मैं कभी चैन से नहीं सोती थी। बस इसी बात का डर लगा होता कि कल कोई सच जान जाए तो कल कोई मुझसे सवाल पूछ ले। मैं जितना बोल्डली महिलाओं को कहती हूँ अपने हक की बात करो, अपने लिए ग्रुप बनाओ और लड़ो, मैं वहां पे फिर क्या जवाब दूंगी? मतलब जिंदगी में 2 बार आपको अपनी आइडेंटिटी जो है उसको छुपाना पड़ा। पहले तो जब बापू ने आपको कहा, हाँ, अब्बा ने कि मत बताओ किसी स्कूल को में, और अब जब आप बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, उसको भी आपको छुपाना पड़ा। हाँ, क्योंकि समाज अच्छा आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर अपने आपके जीवन का कोई भी एक पहलू छुपा होता है ना, तो समाज कोई कसर नहीं छोड़ता उसको खींच के चीड़ करने में। तो वो जो खौफ था वो किस चीज का खौफ था? एक तो पुलिस रेड का और दूसरा पब्लिक हियरिंग का। कि पुलिस कभी भी आ सकती थी, कभी भी कहीं से भी लाठी घुसाती किसी को भी। वो महिला पुलिस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। रात को 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी समय आ सकते थे। लड़की है, महिला है, टांगो इसको, ले चलो, गंदी गंदी गालियां दो, ले चलो। तो ये डिफाइन करने के लिए हम लोगों को रात को 12 बजे अगर रेड होता ना, तो उठा के बिठाते और वो नमाज पढ़ते, उसे दुपट्टा लगाते और अल्ली बे की किताब देते, बोलते उर्दू पढ़ो, ताकि जब पुलिस आए ना तो वो देखे कि ये जो लड़की है नहीं पढ़ने वाली। ये डिफाइन करने के लिए। तो जो एक डर था पुलिस से कि ऐसा क्यों, तो ये जानकारी जब मेरे दायरे बढ़े कि कानून का क्या मतलब है, पुलिस का रेड का क्या मतलब है, तब लगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जिसकी एक जरूरत थी हम लोगों को कि हमारे बारे में कौन बात करेगा। तब हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात शुरू की और उसका नाम दिया हमने परचम। परचम। अब पुलिस रेड के बाद नसीमा ने अपने लोगों के लिए परचम उठाया। एक रेड लाइट एरिया में इसका क्या अर्थ था, कैसे वहां के लोगों ने रिएक्ट किया, क्या किया नसीमा ने परचम उठाकर, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्त्री शक्ति में मैं श्रुति उल्फत आपका स्वागत करती हूँ। अब हम जानेंगे कि पुलिस की रेड क्या थी, उसके बाद क्या हुआ, आपने परचम कैसे निकाला, ये आप हमें बताइए नसीमा। 2001 में मुजफ्फरपुर वापस आई, तो चूंकि इतनी जानकारी थी और अपने आप को बहुत बोल्ड महसूस करती थी, तो बिल्कुल फ्रीडम के साथ रहती थी, बाहर भी बैठना, किसी से भी बात करना। तो मेरी दादी है ना, एक छोटा सा पान का दुकान आज भी है उनका, उनको बड़ा लगाव है उस पान की दुकान से। कुछ नहीं है उसमें, खाली है, मगर वो उसमें बैठी रहती है दिन भर। तो उस दुकान पे मैं भी बैठी थी और पुलिस 2001 में एएसपी दीपिका सूरी आई थी।
और चूंकि बचपन से पुलिस रेड सुन के मन में एक डर था। मेरी दादी तो इतना डरती थी कि पुलिस रेड अगर उनको सुनाई दे देना तो वो सीधे आपको टॉयलेट में मिलेगी, ऐसी हालत थी उनकी डर से। और वो एक ही बात बोलती कि मुंह मत लगाना पुलिस वाले से, क्योंकि वो ये नहीं सोचेंगे कि आप अनमैरिड हो या बच्ची हो या बेटी हो, वो किसी भी घटिया हरकत तक जा सकते हैं। वो पुलिस से इसलिए नहीं डरती थी कि पुलिस उसको गंदा बोलेगा, वो इसलिए डरती थी कि वो मुझे गंदा बोलेगा, फिर मेरी लाइफ, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो मुझे उर्दू की किताब देके बिठाती। रात को 12 बजे भी आप अपने बच्चे को या कोई भी अपने बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं कहेगा कि उठ और किताब लेके बैठ, लेकिन चूंकि पुलिस को दिखाने के लिए करना पड़ता था, नहीं करती तो शायद मुझे भी वो ले जाते। और कल अखबार में दूसरे दिन छपता कि नाबालिग लड़की पकड़ी गई और वो सेक्स वर्कर थी, तरह तरह की बातें। अब 2001 में जब रेड पर आया, मैंने दादी को कहा कि हम बात करेंगे, गेट बंद नहीं होगा, तो दादी ने मानी ये बात, लेकिन उनको डर था। उन्होंने देखा, फिर मैं दुकान पे ही बैठी रही, कोई भी हमारे घर में नहीं आया क्योंकि हम गेट खोल के बैठे थे। जब दादी ने देखा तो दादी को लगा कि हाँ भाई, घर में तो कोई नहीं आया। फिर बाकी लोग भाग रहे थे ना, तो आप तो उसको वो पकड़ रहे थे, बाकी लोग घर बंद कर रहे थे, उनका घर तोड़ रहे थे, बाकी लोग छुप रहे थे, उनको खींच खींच के, बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के निकाल रहे थे। आप देख रहे थे। और मैं बैठ के उस दिन पूरा देखी, क्योंकि अब तक मैं भाग रही थी, अभी भागी नहीं, मैं बैठ के देखी। तकलीफ हुआ लेकिन डर नहीं था। मैंने कहा अगर वो मेरे पास आके मेरी बालों में हाथ लगा के या मुझे पूछेंगे, तब मैं उनसे उस लैंग्वेज में बात करने की औकात रखती थी जो कानून की भाषा है। तो उस वक्त डर नहीं था, उस समय गुस्सा था मेरे मन में। जब पुलिस रेड करके उनको ले गई, तब मैं एक जो अदिति से जुड़ी थी, उसके तहत एक मोर्चा से जुड़ी थी, महिला अधिकार मोर्चा। तो महिला अधिकार मोर्चा में मैं एक एज ए संस्था की मेंबर के रूप में जाती थी कि जो भी ऐसे केसेस हो महिलाओं की, उसमें डिस्कस करूं और उसको राजधानी लेवल पे उठाऊं और उस मुद्दे से उस महिला को बेनिफिट पहुंचे। तो मुझे लगा कि इस केस को क्यों ना मैं महिला अधिकार मोर्चा से हेल्प मांगू। तो महिला अधिकार मोर्चा के लोगों ने मुझे वहां कोऑपरेट किया और हम जेल के अंदर गए उन महिलाओं से मिलने। तो जेलर ने बाहर, चूंकि पटना से 5 वकील की टीम आई, हाई कोर्ट के वकील आए और वकील के साथ हम लोग एक टीम बना कर गए। फिर उनसे वकालतनामा पे सिग्नेचर कराया हम लोगों ने उनकी बेल के लिए और वापस आए। उस समय उन महिलाओं को हमने एक ही बात कहा कि जब हम जेल के अंदर आपसे मिलने आ सकते हैं तो हम किसी भी स्थिति में लड़ाई लड़ सकते हैं, बस आप हमें मदद करिए। क्योंकि मेरे पास वो तजुर्बा नहीं था जो उनके पास था। जलालत उन्होंने ज्यादा झेली थी, मैं तो एक आवाज बन गई, आवाज थी। और उस आवाज का क्या नाम था? उस आवाज को क्या नाम दिया आपने? उस आवाज को हमने नाम दिया परचम। परचम। तो आपको और आपके परचम को हमारा सलाम। नसीमा, ये परचम आपने निकाला, इन औरतों का सहयोग था आपके साथ, तो आपने क्या किया परचम के तहत? क्या क्या काम किया आपने? परचम को जब हमने शुरुआत किया तो हमने सबसे पहले एक नुक्कड़ टीम बनाई, नुक्कड़ नाटक टीम। नुक्कड़ नाटक टीम इसलिए कि उस इलाके में जो लड़कियां थी वो मुजरा, तवायफ, नाच गाना, डांसिंग के रूप में ही लड़कियों को देखा जाना, जैसे सेक्स वर्कर के लिए तो उसी के लिए डांस। तो एक नाटक टीम बनाया। उस नाटक टीम का रिहर्सल हम लोग, एक नाटक था अब और नहीं, वो गड्ढा वाला नाटक है ना कि एक लड़की गड्ढे में गिर जाती है और चारों तरफ हर तरह के लोग उसका कैसे यूज करते हैं। तो उस नाटक का रिहर्सल हम रोज अपने ऑफिस में करते हैं। ऑफिस हमारा उसी इलाके में, मतलब जहाँ महिलाएं प्रोफेशन कर रही, उसी के ऊपर एक बोर्ड हमारा परचम का लगा हुआ, और वहीं हम नाटक का रिहर्सल भी करते हैं। तो वो उसमें एक नाटक में सीन है कि गड्ढे में लड़की गिरती है, जोर से चिल्लाती है बचाओ, मतलब चीखने की आवाज। तो जब उस इलाके में, अब स्वाभाविक है कि इलाका ऊपर रेड लाइट एरिया और उसमें कोई लड़की चिल्लाए बचाओ जोर से,
तो चाय की दुकान में सभी लोग, तमाम लोग उस बिल्डिंग को देख के जहाँ से आवाज आई है वहां देखने लगेंगे। हाँ। या दिन दहाड़े यहाँ लड़कियां चिल्ला रही हैं। तो हम लोग कहते थे कि जिस दिन पुलिस की गाड़ी रुक जाए ना, उस दिन समझना कि अपना नाटक सक्सेसफुल है। एक तरफ नसीमा ने परचम बनाकर सेक्स वर्कर्स और उनकी बेटियों में स्वाभिमान भर दिया, ताकि वो सर उठाकर दुनिया के सामने ये कह सकें कि हाँ, हम इसी चतुर्भुज स्थान में रहते हैं जिसे दुनिया बदनाम बस्ती के रूप में पहचानती है। दूसरी तरफ अपनी ही बस्ती के लोगों को बता दिया कि जो लड़कियां सेक्स वर्कर्स नहीं बनना चाहती, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। नसीमा का विचार था कि जिस तरह हमारी बस्ती में मुजरा गाते हैं, उसी तरह हम लोग नुक्कड़ नाटक भी कर सकते हैं, और परचम ने सामाजिक मुद्दों पर नाटक किए। वहाँ के बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई और सबसे बढ़कर परचम ने जुगनू नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसे वहाँ के बच्चे अपने हाथों से लिखते हैं। उस पत्रिका में वहाँ के बच्चे अपने सपनों को लिखा करते हैं, जो वे दुनिया को बताना चाहते हैं। जब लोगों ने सेक्स वर्कर्स की बस्तियों को जलाने की कोशिश की, तब भी परचम ने उनकी आवाज बुलंद की और अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह परचम सेक्स वर्कर्स की आवाज बनकर उभरा। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्त्री शक्ति में मैं श्रुति उल्फत आपका स्वागत करती हूँ। नसीमा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, जिन्हें आपकी कहानी से बहुत प्रेरणा मिली है और वो आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं, तो वो प्लीज देखिए क्या है। नसीमा नमस्कार। और तुम्हारे बारे में मैंने सुना और बहुत मुझे एक काफ़ी मैंने हैरत हुई कि किस तरह से तुमने एक ज़िंदगी जी है। जब मुझे तुम्हारे प्रांत बिहार से मुझे पता चला कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है, और किस तरह से तुमने डट कर मुकाबला किया लोगों का, कई ताकतवर लोगों का, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत ही बधाई की प्राप्त हो। तुम समाज की बात करते हैं जहाँ पे काफ़ी जैसे कहा ताकतवर, पैसा, लोग, कई तरह के लोग जुड़े हुए होते हैं, उनसे मुकाबला करना मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आपको देखकर कहीं ऐसी और महिला भी इंस्पायर होनी चाहिए। नसीमा, ना तुम केवल उस प्रांत तक सीमित हो, तुम पूरे देश में इस तरह का जो एक लहर है, जो इस तरह का एक समाज के ऊपर जो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग सामने आकर उसे उदाहरण बने, उस तरह की व्यक्ति हो तुम। जिस तरह तुमने इस काली बस्ती में कहीं और महिलाओं, कहीं और लड़कियां को जो इस प्रोस्टिट्यूशन में जाने से तुमने रोका, किस तरह से आपने उनको पढ़ाई के माध्यम से और स्ट्रांग बनाया, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो आपको ऊपर वाले ने दी है। मेरे ख्याल से ऊपर वाले इस तरह से आपको ताकत, आपकी शक्ति बनाए रखे, और स्त्री शक्ति को मेरी तरफ से सलाम है। मधुर भंडारकर जी के लिए थैंक यू कहा है आपने। और जैसा हम सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर हमारे हिंदुस्तान की जाने माने फिल्म मेकर हैं। चांदनी बाल जैसी बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्में इन्होंने बनाई हैं जिनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। तो मधुर जी के लिए भी ढेर सारी तारीफ। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। सवाल है कि नसीमा की संस्था का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियाँ हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। डीडी नेशनल, रूम नंबर 305, 3rd फ्लोर, टावर ए, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है रिदवाना सनम के क्लिनिक का नाम KRV है, और हमारी विजेता हैं शालिनी जायसवाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। अगर आपके आसपास कोई स्त्री शक्ति हो तो हमें उसका वीडियो भेजें या उसके बारे में हमें बताएं।
हम उनको इस मंच पर जरूर लेकर आएंगे। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। अब मैं ऐसी बात करूंगी, आप तो पहले से शर्माने लगी। नहीं शर्माने पता चल गया मैं क्या बोल आप रही हूँ। ऐसी बात पूछ रही इसलिए कैसे वेल, इतना सारा प्यार सबको बांटा आपने। दादी से प्यार मिला, माँ और बाबा का प्यार कम मिला, अपने बहन भाई से बहुत प्यार मिला, और अदिति से, राजबाला जी से, और बाकी बहुत सारी ऐसी महिलाएं, आपकी दोस्तों से आपको प्यार मिला। लेकिन एक प्यार जो आपका जीवन साथी बन गया। तो अब ऐसा करते हैं, हम आपके प्यार के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके जो प्यार हैं उनको अपने स्टूडियो में बुला ही लेते हैं। तो मैं तहे दिल से नसीमा जी के पति हंसराज जी का स्वागत करती हूँ स्त्री शक्ति के मंच पर। ओके, अब मुझे बताइए कि आपकी मुलाकात हंसराज जी नसीमा जी से कहाँ हुई? मेरी 2003 में मैं पटना में एक वर्कशॉप में गया था वहाँ पे जी। और एक्चुअली क्या है, मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ अभी भी, और उस दौरान मैं वहाँ गया तो एक वर्कशॉप के दौरान नसीमा से मेरी परिचय हुआ था, और शायद पता नहीं क्या एक नज़र में ही मुझे भाग गई थी उस समय। लेकिन इत्तेफाक था कि 2003 में मिला मैं इससे, और 2004 में यहीं गोरेगांव में नेस्को ग्राउंड में एक वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ था, उसमें आया था मैं यहाँ पे, और उसमें फिर परिचय मतलब बातचीत हुई और मैं फिर मिला इनसे। और उसके बाद में 2004 में ही मैंने शादी का प्रपोजल मेरी तरफ से दिया था नसीमा को, और नसीमा ने कहा कि आपने कह तो दिया है ये सारा कुछ, लेकिन अगर मैं मना कर सकती हूँ तो क्या करोगे आप? तो मैंने बोला ये मना करने वाला तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन खैर आपकी मर्जी है, आप यस करेंगे या नो करेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का। उसके लिए मुझे लगभग 8 साल लगाने पड़े उस चीज़ के लिए। 8 साल? जी। उसके बाद में लगातार कंटिन्यू चलता रहा। मैं भी राजस्थान से हूँ, राजस्थान में काम करता रहा, और चूँकि बिहार में काम करती रही, कम्युनिकेशन रहा मेरा इसके साथ में। तो आप फोन के जरिए बात करते थे? हाँ, कम्युनिकेशन रहा। 2009 में पटना गया इनके यहाँ, क्योंकि इनकी एक शर्त थी कि अगर मुझसे शादी करना है तो मेरे इलाके में आओ, मुझे जानो, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ पे रहती हूँ, ये सारा कुछ जानना है तुमको, अगर मुझसे शादी करना है तो। उस समय ये कोई सर्वे के लिए पूरे बिहार का टूर पे निकली हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी वेट किया इसका 4 दिन तक कि ठीक है टिकट आगे बढ़ा लेता हूँ, मुझे नहीं जाना अभी, मुझे मिलकर ही जाना, इतनी दूर आया हूँ तो मैं मिलकर ही जाऊँगा इससे। और 4 दिन बाद में, क्योंकि इनकी जो परचम है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह की ज़्यादा ब्रिलियंट है और होनहार ऐसे थी कि मुझे इनके घर के आगे से निकाल ले जाती थी, लेकिन मुझे बताती नहीं थी कि नसीमा का ही घर है क्या। मैंने उनको कह रखा था कि आप किसी भी हालत में मेरे घर तक नहीं लेके जाओगे जब तक मैं ना आ जाऊं। तो इनको सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया, मगर ये मेरा घर कौन सा है ये नहीं बताया। तो तब आपको पता चल गया था कि रेड लाइट? नहीं, मैं वहाँ गया, उसके बाद में मैंने ये जाना कि रेड लाइट एरिया ये होता है, क्योंकि फिर भी ये था कि नसीमा जिस तरह की बात करती थी, एक ईमानदारी के साथ में, एक सच्चाई के साथ में जो बात कहती थी वो भाती थी मन को। लेकिन आपको कहीं संकोच हुआ? क्योंकि 8 साल से मैं लगातार कम्युनिकेशन में रहा, तो मेरा ये संकोच उसके प्रति बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे परिवार वाले हो सकते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते, ये सोच थी मेरी उस समय। तो आप जो बोलती थी ना कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, गलत बोलती थी आप। ऐसा नहीं बोलते। नहीं, मैं गलत सोचती, ये बात तो काफी लोगों ने साबित कर दिया। हाँ, बट लेकिन हाँ, एक इन्होंने इनका, पूरा लेकिन जो एक डंकी की चोट पे हाँ, साबित कर दिया। लेकिन इनका ना पल्ला भारी है। इनसे मैंने पहली बार जब ये मेरे घर 4 दिन रहे, तो मैंने जब आई तो मैंने एक ही बात पूछा, तो अब दिमाग ठिकाने लग गया, अब तो समझ गए होगे कि मैं क्यों बोलती थी, तो अब तो आप शादी की बात नहीं करोगे मुझसे। तो इसने एक ही बात कहा कि मैं अभी भी यही पोजीशन पे हूँ कि मैं शादी करूंगा तो आपसे करूंगा। तो नेक्स्ट मेरा सवाल फिर भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, तो अब सवाल आपकी नहीं, आप अपने फैमिली से बताओ, फैमिली को बताओ ये बात, क्योंकि आपके घर मुझे सिर्फ आपके पास तो रहना नहीं है, फैमिली के बीच रहना है। क्या फैमिली एक्सेप्ट करेगी क्या? हाँ। फिर क्या हुआ?
बताइए। उसके बाद में मैं वहाँ से वापस आ गया, इनसे मिला, इनकी दादी से, सभी से मिला। दादी ने इनकी मतलब इनकी दादी की तरफ से यस था, लेकिन मैं वापस राजस्थान आ गया। राजस्थान आने के बाद में मार्च महीने में नसीमा इसने पहले ही कहा था कि मैं भी मिलूंगी घर वालों से, मैं बताऊंगी उनको, अगर तुमने नहीं बताया है तो मैं बताऊंगी घर वालों से कि मैं कहाँ से आती हूँ और मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई है और मेरा मतलब दादी है वो क्या है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी, खोल कर बताऊंगी। ऐसे मैं मतलब नहीं बताऊंगी, मतलब गुपचुप में नहीं रखना चाहती। ये सारे कुछ क्लियर होना चाहिए उनके वो साथ, साफ है, वो सच्ची साफ है। होना चाहिए। तो उसके बाद में ये मार्च में 2009 में मेरे घर भी आई, शादी से पहले। शादी से पहले जब मिलने। हाँ मिलने। मैं ससुराल वाले से मिलने गई, उनका इंटरव्यू लेने। आप उनका इंटरव्यू लेने गई? नसीमा को फिर इनके विचार जाने के बाद में मतलब मेरी माँ ने कहा कि लड़की तो चोखी है, मतलब अच्छी है लड़की, चोखी है, चोखी है, जो मारवाड़ी बोलते हैं लड़की चोखी है। तो मेरी माँ ने कहा कि लड़की चोखी है। और उसके बाद में नसीमा ने एक किताब लिखी है सफ़र के नाम से, जो रेड लाइट एरिया की महिलाओं की लाइफ के बारे में है कि वो महिलाएं जो सिविल सोसाइटी से आती है फिर बाद में वो रेड लाइट एरिया में कैसे दलदल में फंस जाती है, उस पर नसीमा की एक किताब है सफ़र। तो मेरे पिताजी ने उस चीज़ को पढ़ा और पिताजी को पढ़ने के बाद में मुझे एक उनकी तरफ से कमेंट सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर नसीमा से शादी नहीं किया ना तो मैं ये सोचूंगा कि तू नालायक बेटा है मेरा। इसी बात के लिए मधुर भंडारकर जी, हंसराज जी आपके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। मधुर भंडारकर जी, हंसराज जी आपके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज वहां देखिए। मैं हंसराज जी का ही बहुत, नसीमा के जो शौहर है उनको ही बहुत बहुत बधाई की प्राप्त हुआ कि किस तरह से आपने नसीमा के फैमिली के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होने के बावजूद भी आपने उन्हें अपनाया। कहीं समाज में कहीं लोग होते हैं, हमेशा हमें का एक आदत होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट थिंग आपने अपने आप में एक जो आपने कमिटमेंट किया नसीमा को, उसके बाद आप लोग ने शादी की और किस तरह से एक यू हैव बीन सच अ गुड कपल। मेरे ख्याल से ये भी मैंने सुना और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को मैं चाहूंगा कि जोड़ी हमेशा साथ रहे, साथ मिलकर आप दोनों इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट का मुकाबला करें। अब मैंने तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो स्टूडियो में हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज पूछिए। मेरा क्वेश्चन हंसराज जी से है, क्या आपको कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ी इन रिलेशन टू कोई रिलेटिव्स या दोस्तों में, दो परिवारों में दो दिल जुड़ने में? जी, कोई दिक्कतें आई आपको? एक्चुअली राजस्थान है वो फ्यूडली स्टेट है, वो जानते हैं सभी लोग जी। और जिस ज़िले से मैं आता हूँ वहाँ का एजुकेशन रेशियो थोड़ा अच्छा है जी। ये सोच तो नहीं थी कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन समाज की जो ताना बाना होता है जो रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है वो मुझे भी फेस करना पड़ा। बहुत सारे लोग मेरे सामने नहीं बोलते थे, इसलिए नहीं बोलते थे कि आई एम सोशल एक्टिविस्ट, आई एम ए लॉयर, इसलिए सामने नहीं बोलते थे। वो सोचते थे कि पता नहीं कहाँ से उठाकर कहाँ पटके गए, इसलिए सामने नहीं बोलते। लेकिन जब गांव में बात होती थी तो गांव में चौपाल पे सभी जगह बात करते थे, एक बात गलत कर लिया तुमने, तो मैं बोलता था कि कौन सी बात गलत कर ली, तो वो बोलता था मुझे कि आपने जो मुस्लिम लड़की को क्यों ले आए, आप अपनी समाज की लड़की भी ला सकते थे। मैंने वहीं पर ही वो उसको जवाब दिया कि विचार की बात होती है, विचार जहाँ से मिलता है वही अच्छा होता है, आपके लिए लाइफ में वही अच्छा होगा। आपने बहुत उम्दा बात कही है कि रक्त धारा या रिलीजन के धारा के प्रति तो आप जुड़ते हैं, लेकिन विचार धारा से जो जुड़ना है वो एक सच्ची में वाकई में जुड़ना होता है। प्लीज दूसरा सवाल पूछिए। मैडम, मैंने फिल्म लाइन में बहुत सारी नायिका या हीरोइन बहुत सारी देखी है, पर असल लाइफ में हीरोइन आपकी जैसी मैंने कभी नहीं देखी, तो इसलिए मैं आपके साथ एक सेल्फी खींचना चाहता हूँ। सम्मान से जीने का हक तुमको भी है और हमको भी। एक गहरी सांस लेने का हक तुमको भी है और हमको भी। मैं तुम्हारे कदमों के निशान देखकर नहीं चलूंगी। कदम उठाने का हक
जैसे तुमको है वैसे हमको भी। मेरे सिर पर आंचल हो न हो, सिर उठाकर चलने का हक जैसे तुमको है वैसे हमको भी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान कभी बदनाम बस्ती के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज नसीमा के नाम से जाना जाता है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। नसीमा ने उस जगह को सम्मान और पहचान दिलाई। नसीमा की कोशिशों से आज एक नहीं कई नसीमाएं वहां सम्मान के साथ रहती हैं। इस बात के लिए नसीमा को हम सलाम करते हैं। अब मैं इजाजत जो चाहूंगी स्त्री शक्ति के इस मंच से, तो क्यों ना इनकी तरह मैं भी एक सेल्फी के साथ अलविदा लूं, चलेगा ना? मैं 5-6 साल की थी और मेरी माँ बहुत प्रेयर में थी। समझो 24 आवर्स में से कुछ 16-18 घंटे वो बहुत प्रेयर्स में रहती थी। मेरी माँ बहुत ही अपने श्रद्धा में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको वो किसी के ये मैं पागल नहीं हूँ, उसको पता ही था कि मैं पागल नहीं हूँ, और वो पूरा भक्ति मोड पे थी।